नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। नंदीग्राम, जहां पर कभी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लिए ग्राउंड तैयार किया था, उसी नंदीग्राम ने अब दोनों के बीच सियासी घमासान मचा दिया है। उधर केंद्र सरकार ने जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय तलब किया था, उनमें से एक को ममता बनर्जी ने प्रमोशन दे दिया है। वहीं बंगाल के अंदर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। नंदीग्राम के अंदर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत का मामला सामने आया है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, नंदीग्राम का, जैसे कि अब बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो नंदीग्राम का बंगाल की सियासत में क्या कुछ महत्व है? नंदीग्राम का बंगाल में बहुत महत्व रहा है टीएमसी के लिए जी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जो सत्ता में आई है, उसमें नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग, वो इस बात को समझने लगे थे कि वामपंथी शासन से मुक्ति के लिए ममता बनर्जी सामने आई हैं और भूमि अधिग्रहण आंदोलन जो चल रहा था, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, उसमें ममता बनर्जी ने अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस से निकलने के बाद और टीएमसी बनाने के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में धीरे धीरे उभर रही थी और नंदीग्राम ने उनको एक ऐसा मौका दिया जिसको उछाल कह सकते हैं। हर राजनीतिक पार्टी या नेता जो होते हैं, उनके जीवन में एक आध ऐसे मौके आते हैं जिससे उनको सीधा छलांग लगाने का मौका मिलता है और नंदीग्राम ने उसी छलांग लगाने का आधार दिया ममता बनर्जी के लिए। जी। वहां पर ममता बनर्जी जब भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और किसानों को अपने साथ ला रही थी, तो उस समय पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी थी कि पश्चिम बंगाल में जो लगातार 30 सालों से ऊपर तक वामपंथी शासन चल रही है और जिस तरह से वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया था, और फिर से जब एक बार भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चलने लगा तो ममता बनर्जी सामने आई और उसी जगह पर इनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी, और वो थे शुभेंदु अधिकारी जी। शुभेंदु अधिकारी ने अहम भूमिका निभाई थी नंदीग्राम में। यहां तक कि कहा जाता है कि ममता बनर्जी जब बेहोश हो गई थी तो शुभेंदु अधिकारी ही वो थे जिन्होंने आनन फानन में इनको अस्पताल तक पहुंचाया था। शुभेंदु अधिकारी के बारे में ये भी कहा जाता है कि आसपास के गांव में वो इतना काम कर चुके थे कि उन क्षेत्रों के सारे लोगों का नाम भी उनके जुबान पे होता था और इसलिए लोगों के साथ इंटरैक्शन बनाने में वो कामयाब हुए और इसका फायदा आगे आने वाले चुनावों में होने वाला था और 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को इसका फायदा मिला और वो कुर्सी तक पहुंची। अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई है क्योंकि ममता बनर्जी वही पुराने वामपंथी शासन के दुर्गुणों को अपना ली है और उसके बाद अब जब नंदीग्राम के क्षेत्र में जो उनके साथ देने वाले लोग थे अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। मिदनापुर का पूरा एरिया, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में जहां 40 से 50 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का दबदबा रहा है, उनके पूरे परिवार का राजनीतिक दबदबा रहा है, लोग उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो ममता बनर्जी फिर से वही स्थिति में आ गई हैं और वो फिर जनता को, लोगों को एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हैं क्योंकि इसकी सुगबुगाहट अभिषेक बनर्जी के उन बयानों से मिल गया था जिसमें उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को धोखेबाज कहा था कि शुभेंदु अधिकारी छुरा भोंक रहे हैं पीछे से, और 2019 के चुनाव के समय भी उन्होंने टीएमसी को नुकसान पहुंचाया था। तो ममता बनर्जी ये नंदीग्राम और सिंगूर जो पहुंचने वाली हैं, उसकी पृष्ठभूमि अभिषेक बनर्जी ने तैयार की और अब वो दोनों आमने सामने होंगे। लेकिन एक बात साफ है, एक कोलकाता में बैठकर राजनीति करना और दूसरा जमीनी स्तर पर राजनीति करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ममता बनर्जी कोलकाता में बैठी हुई रही और शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड पर काम करते रहे। तो अब जब टकराव हो रहा है तो उसमें तो ये लगभग तय है कि ममता बनर्जी
वहां फिर से मात खाएगी। और शुभेंदु अधिकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, टीएमसी के पुराने कार्यकर्ता भी हैं जो शुभेंदु के कारण टीएमसी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। और इसीलिए जब शुभेंदु अधिकारी का काफिला चलता है तो जनसैलाब होता है और उसमें कुछ ममता बनर्जी की पार्टी के लोग ऐसे हैं जो हंगामा खड़ा करने के लिए प्लेस्ड किए जाते हैं और वही पत्थरबाजी करके हंगामा करके किसी तरह से एक संघर्षपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। जी, और राजीव जी, जिस तरीके से जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय में तलब किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, उनमें से एक को ममता बनर्जी ने प्रमोशन दे दिया है और दिलीप घोष का अब ये कहना है कि चाहे जितनी भी खींचतान कर ले ममता बनर्जी, लेकिन आखिरकार होगा वही जो केंद्र सरकार चाहेगी। हाँ, ये तो कानूनी स्तर पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कानूनी स्तर पर काम नहीं हो रहे जी। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो सिर्फ कानून के साथ या कानून के हिसाब से नहीं कर रही हैं, बल्कि ममता बनर्जी का पूरा एजेंडा चल रहा है कि किसी भी स्तर पर केंद्र सरकार को नीचा दिखाया जाए। यानी केंद्र सरकार ने अगर कुछ कहा है, केंद्र सरकार ने अगर कुछ फरमान सुनाया है और केंद्र सरकार का अगर कोई फैसला है तो उसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाए। अगर पश्चिम बंगाल में लागू होता है तो इसको वो अपने हार समझने लगती है। यही स्थिति है कुछ सेंट्रल स्कीम के बारे में। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना है, उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में हंगामा चला और ममता बनर्जी अपने लोगों के साथ भी धोखा कर रही है, क्योंकि केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से उनको डर हो जाता है। उनको लगने लगता है कि जैसे ही केंद्र की योजना लागू करेंगे उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुहिम चल जाएगा और केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको फायदा मिलना शुरू होगा। अब यहाँ पर भी वो वही काम कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि जब तक हो सके अगर कानूनी दाव पेच में फंसाकर भी किसी तरह से अगले 3-4 महीनों तक इस बात को फंसा दिया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को ये लगे कि ममता बनर्जी बॉस है पश्चिम बंगाल में और वो केंद्र के किसी भी फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो जो चाहे कर सकती है। भले ही अगर केंद्र सरकार या फिर दूसरे स्तर पर उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाया जाए तो वो भड़क जाएंगी, वो बोलना शुरू कर देंगे कि हमारे साथ बदले की कार्रवाई की जा रही है, केंद्र सरकार सारे संविधान के नियम कानून को खत्म कर रही है, यहाँ तक कि फेडरल जो व्यवस्था है उसके साथ भी खिलवाड़ कर रही है। लेकिन वो सारे जितने तरह के कानूनी दावपेच है उसका इस्तेमाल करके अभी हाल फिलहाल के लिए वो चाहती हैं कि वहाँ के लोग ये समझ सकें कि ममता बनर्जी ही बॉस है और केंद्र सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जिससे उनके कार्यकर्ता जो है यानी टीएमसी के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको मोरल बूस्टअप मिल सके। लेकिन ममता बनर्जी वो साइकोलॉजिकल वार जो है वो हार चुकी है, मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है और ये टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं को ही पता है। जिस तरह से टीएमसी धीरे धीरे बिखरती जा रही है उसमें अब ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। वो जितना भी जोर लगा लें आखिरकार टीएमसी को बिखरना ही है। जी, एक तरफ राजीव जी कानूनी व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार की जो है धज्जियां उड़ रही हैं और दूसरी तरफ लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले भी वहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। बिल्कुल, ये जो हिंसात्मक तरीका है ये पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की देन रही है और उसी हिंसात्मक तरीके से ऊब कर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर लोगों की नजरें टिकी थी। ममता बनर्जी को तारनहार के तौर पर देखा गया था क्योंकि उस समय कोई राजनीतिक विकल्प था नहीं। उस समय वामपंथियों के खिलाफ कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ती जा रही थी और कमजोर कांग्रेस किसी भी स्तर पर उनको चुनौती नहीं दे सकती थी। पश्चिम बंगाल में माओइस्ट आंदोलन चले, माओवादियों को जो चुनौती देने वाले थे वो वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि सीपीएम सीपीआई के जो कार्यकर्ता थे और उनके बीच दोनों के बीच जंग चली। दोनों एक दूसरे की हत्या करने लगे, यहाँ तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी वामपंथियों ने मारा था उस समय, जिसके बारे में ममता बनर्जी बार बार आवाज़ उठाती थी। टीएमसी जब वो बनाई तो उसके बाद भी
उन्होंने संसद में कई बार ये सवाल उठाया है जी। कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन आज टीएमसी वही काम कर रही है और ये जनता को पता है। लोगों को इस बात के लिए बताने की जरूरत नहीं होगी कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 सालों से जिस तरह से 110 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की हत्या की गई है, उसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि अभी कांग्रेस और वामपंथी पार्टी तो बिल्कुल पटल से गायब है। अब सीधे सीधे जो लड़ाई है वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको गुंडा बनाने के लिए ममता बनर्जी ने प्रवोक किया है और वो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वही काम कर रहे हैं जो उनके साथ वामपंथी कार्यकर्ताओं ने किया था। अब इसका दुष्परिणाम तो उनको सामने से भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आंदोलन करके वो सत्ता में आई हैं जी। और जिस तरह की व्यवस्था के खिलाफ उसने आंदोलन किया था वही व्यवस्था खुद ही बन चुकी है और उस व्यवस्था के खिलाफ अब आवाज उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी पार्टी एक साथ होकर गठबंधन करके भी जी। बिल्कुल कमजोर ही दिखाई पड़ रही है और ममता बनर्जी भी अभी तक उनके खिलाफ कोई बात कही नहीं रही है, ताकि ऐसा लगे कि भाजपा और टीएमसी के बीच जो टक्कर है उसमें कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के वोट भी बिखरे तो उनके खाते में भी थोड़ा गिरे। लेकिन अब भाजपा की स्थिति जैसे ही मजबूत हुई है तो ममता बनर्जी उस बौखलाहट में कुछ ऐसे फैसले ले रही हैं और आगे कुछ ऐसे फैसले लेंगी जिसके कारण टीएमसी की हार और ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। राजीव जी, जिस तरीके से पद यात्रा कर रही है ममता बनर्जी बीरभूम के बोलपुर में, जहां कुछ समय पहले अमित शाह ने भी रैली की थी और वहां पर बंगाली कल्चर पर फोकस किया जा रहा है, तो यहां पर किस तरह का संदेश देना चाह रही है टीएमसी? एक तरह से आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो पिछले 1 साल से हुआ है जी। ममता बनर्जी अपना आधार खोई, उसके पीछे कुछ कारण रहे थे जी। ममता बनर्जी अचानक से अपना आधार खोते नहीं गई, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट बना लिया। वो पहले से ही उनको पता था कि भाजपा धीरे धीरे बढ़ रही है, तो पहले से ही सरकार की नीतियों के खिलाफ वो बोलना शुरू कर दी। वो विपक्ष की आवाज बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और उसके साथ साथ उसके कुछ कानून का लगभग हर समय विरोध किया। बिल्कुल। उसमें नागरिकता संशोधन कानून भी थे, सीएए के खिलाफ उन्होंने लोगों को भड़काया और जो पहले से उनकी तुष्टीकरण की नीति थी उसको और ज़्यादा गंभीर बना दिया। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए सीएए का विरोध किया और उस समय उन्हें बंगाली कार्ड नज़र नहीं आ रहे थे, बंगाली जो वेदना संवेदना थी वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उनको फीडबैक मिलने लगा तो उनको समझ में आने लगा है कि अब जो बंगाली कार्ड उनका चलने वाला नहीं है। पहले उन्होंने बाहरी वर्सेस बंगाली की बात की कि बाहरी लोग यहाँ पर आ गए हैं, बाहरी लोग यहाँ बंगाल में आके हिंसा फैला रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं। तो ये बातें करके वो साबित करना चाहती थी कि जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनका मेन फोकस था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनके नेता बाहर से आए हुए हैं, टीएमसी के नेता अंदर के हैं, जबकि ये मामला सालों पहले खत्म हो चुका है किसी भी राज्य में हो। अब उनको जब उसमें कामयाबी नहीं मिली और ये खुद ही बाहर के दूसरी पार्टियों के रीजनल पार्टियों के नेताओं को अपने मंच पर बुलाने की तैयारी करने लगी, जिसके बाद कांग्रेस इनके ऊपर हमला करने लगी, तो अब फिर से लगने लगा कि वो काम तो खत्म हो चुका है, अब एक नए तरीके से बंगाली इमोशंस को जगाया जाए। लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि अगले महीने से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह लगातार बंगाल पर ध्यान देने वाले हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, उसमें अगले 4 महीनों तक वो हर महीने कम से कम 2 दौरा करेंगे अमित शाह पश्चिम बंगाल के। अब ममता बनर्जी इस बात से पहले ही परेशान थी और अब जब उनको लगा कि अमित शाह लगातार यहाँ दौरा करने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में एक बार कम से कम उनको सड़क पर उतरना चाहिए।
और ये प्रशांत किशोर ने बताया उनको। इसके कारण जहां जहां अमित शाह जा रहे हैं उन जगहों पर ये भी पीछे पीछे दौरा करने की कोशिश करेंगी, उन जगहों पर जाएंगी और फिर से भड़काने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये स्थिति अब बदल गई है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति का लगभग अंत नजदीक आया हुआ है। और राजीव जी, दिलीप घोष ने ये भी इल्जाम लगाया ममता बनर्जी के ऊपर कि वो बंगाल को अपनी संपत्ति समझती हैं, इसी वजह से वो अपने मन मुताबिक वहां पर जमीन बांट रही हैं। बिल्कुल, और संपत्ति तो वो समझती ही हैं। जमीन बांटने के पहले भी वो पश्चिम बंगाल को जिस तरह से इस्तेमाल की हैं, लगातार पश्चिम बंगाल के लिए वो जो काम करती रही उसको उन्होंने अपने स्तर पर किया। वो कानून को नहीं मानती हैं, वो केंद्र सरकार को नहीं मानती हैं, वो केंद्रीय योजनाओं को नहीं मानती हैं, वो अपनी मनमर्जी करती रही हैं। और जमीन बांटने की बात पहले ही आई थी, जब सीएए का नुकसान उनको होने लगा था तो उसके बाद उन्होंने पहले बांग्लादेश के शरणार्थियों को जमीन बांटा, उसके बाद आगे एम्फान तूफान के बाद जो सहायता राशि मिली थी उसमें भी उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को बांटी। जो सुविधाएं थी, पैसे थे, जो संसाधन दिए गए थे, घर के रिपेयर के लिए जो पैसे दिए गए थे, अब फिर से वो वही काम कर रही हैं कि किसी भी तरह से चुनाव के पहले एक ऐसा माहौल तैयार हो जिससे कि लगे कि ममता बनर्जी अभी और कुछ नया करने वाली है। लेकिन जो 10 साल में नहीं कर पाई वो अब 4 महीने में क्या करेंगी? स्थिति तो लगभग क्लियर है, क्योंकि लोगों को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए जितना ममता बनर्जी समझ रही है जी। और ममता बनर्जी को इसी सोच का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि राजीव जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने संपत्ति समझ रखा है पश्चिम बंगाल को अपनी, और इसी वजह से वो वहां पर अपनी मनमर्जी करती हैं, अपनी मर्जी से वो सरकार चलाती हैं, और उन्होंने जो है अपने प्रदेश को, अपनी सरकार को अनुशासन में नहीं रखा है। और यही वजह है कि धीरे धीरे उनकी जो सरकार है वो पतन की ओर गिरती जा रही है, और अगले आने वाले चुनावों में उनके हाथ से जो सत्ता है वो फिसलती जा रही है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।